Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. चलिए, आ चुके स्टूडेंट 19 है अभी। जो भी कल मैंने यस्टरडे आपको स्टार्ट कर दिया था ओरल कैविटी, ठीक है? Yes, sir. आवाज आ रही सब? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इतना बूझे बूझे होते उठे उठी आवाज क्यों आ रही? क्या हो गया भाई? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। मैं आज तो बता चुका, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक में। टीथ या टूथ क्या होता है उसके बारे में तो मैंने बताया था। ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, दिख रही है आपकी स्क्रीन ये सभी को? Yes, Sir. sir. ठीक है, इसके बारे में कि टीथ क्या होता है। कल मैंने बताया था कि टीथ होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेस्टिकेटरी अपरेटस एंड इट इज फिक्स्ड टू बी जा। जा के अंदर फिक्स्ड एक पार्ट होता है जो कि स्पेशली रिस्पॉन्सिबल करता है ब्रिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, टीथ खासियत रहती है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ। टीथ की खासियत ये रहती है कि जो बोन्स होती है बॉडी में, उन बोन्स से भी ज्यादा मजबूत जो होते हैं वो होते हैं टीथ, जिसे हम दांत कहते हैं। ठीक है, बोन्स एक बार फ्रैक्चर में टूट जाती है, टीथ हमेशा रिमूव हो जाते हैं। ब्रेक बहुत बहुत रेयर होते हैं कि टीथ एक दूसरे से टूट जाए। हाँ, कैरिस फॉर्म होता है, कैरिस फॉर्म होने की प्रोसीजर अलग होती है, लेकिन टीथ बहुत ही रेयर होता है कि तो ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है, इसलिए हार्डेस्ट पार्ट होता है क्योंकि क्रिस्टल सब्सटेंस के बने होते हैं। आगे टीथ के बारे में कि टीथ का मैंने बताया तो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन के टीथ जो होता है, इट इज टू टाइप ऑफ यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। ह्यूमन लाइफ वाला होता है जिसे नॉन मेमिलियन वर्टिब्री वाला, एक मेमिलियन वर्टिब्री वाला। जो मेमिलियन वर्टिब्री होता है उसके अंदर वंस इन लाइफ में टीथ क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। मतलब जिंदगी में एक बार टीथ बनते हैं और उसके बाद वो आते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम अगर वो ब्रेकआउट हो जाए तो वो वापस इरप्ट नहीं हो पाते। लेकिन नॉन मेमिलियन वर्टिब्री है, उसमें थ्रू आउट लाइफ टीथ क्या होते हैं, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते, मतलब बनते हैं निकलते हैं, बनते हैं निकलते हैं, बनते हैं निकलते, ये थ्रू आउट लाइफ का काम। ठीक है, ये टीथ का काम रहता है। अब नेक्स्ट आ जाता है टीथ का जो मेन क्लासिफिकेशन होता है ओनली टीथ का, वो दो टाइप का होता है, मिल्क होता है और डेसिडियस होता है। जो मिल्क टीथ होते हैं, जो कि स्पेशली हम इन्हें डेसिडियस टीथ कहते हैं। ये जो टीथ होता है 20 नंबर होते हैं, जिसका फार्मूला कल मैंने बताया था 2102। आपको पता होगा 2102 फार्मूला जो होता है, ठीक है, 2102 वाला फार्मूला। इसमें आप जानते हो कि कैसे 2 इंसीजर होते हैं, 1 होता है केनाइन होता है, 0 प्रीमोलर होते हैं और ये मोलार होते हैं। इस टाइप से इनका फार्मूला होता है। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो जो 32 नंबर होते हैं, इसका जो फार्मूला होता है 2123। 2123 में जो फार्मूला होता है उसके अलग क्लासिफिकेशन होता है। इसमें 2 इंसीजर होते हैं, 1 केनाइन एज इट इज होता है, 2 प्रीमोलार आ जाते हैं और 3 मोलार आ जाते हैं। ऐसे मिला के ये क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, 32 एक तरफ होते हैं और एक तरफ 20 होते हैं, जिसे मिल्क कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं। ये इसका एक क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है, ये तो एक जनरल पार्ट था, मेन जहाँ से टीथ को हमको पढ़ना रहता है, जहाँ से एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और जितनी भी ओरल कैविटी होती है मैक्सिमम की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज फंक्शन मैक्सिमम एक जैसे होते हैं।
ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने किसी चीज का अगर आर्टीरियल वीनस नर्व सप्लाई नहीं पढ़ा है तो उसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं होती है, फिर भी एग्जाम में कभी आता है तो वो उससे रिलेटेड पार्ट में ही होता है। जैसे मैं टीथ की जो नर्व सप्लाई पढ़ाऊंगा, जो भी लिम्फेटिक पढ़ाऊंगा, नर्व सप्लाई पढ़ाऊंगा, वो गम्स की होगी। वही हार्ट प्लेट की होती है, वही साफ प्लेट की होती है। ऐसा रिलेटेड होता है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड चलता है सब चीजें। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ टीथ की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ टीथ होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। अब यहाँ से अच्छे से सुनना है, मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूँ, सॉरी म्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ और कौन ज्वाइन हो रहा है। नहीं है कंप्लीट, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। ये वापस मैंने स्क्रीन शेयर करी, ये आपके सामने स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन आ गई है। अब स्क्रीन के अंदर जो हम पढ़ रहे सबसे पहले वो कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ टूथ और टीथ। टीथ या टूथ के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। अब कितने क्या पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से सुनिए। जो टीथ होता है या टूथ होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। यहाँ से देखिएगा 3 पार्ट होते हैं इसके। 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स ऑफ टूथ होता है, इसके लिए सबसे पहले जो पार्ट होता है वो कहलाता है क्राउन। ये पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम क्राउन। सेकंड जो पार्ट होता है उसे कहते हैं नेक। थर्ड जो पार्ट होता है उसे कहते हैं रूट। ये 3 पार्ट होते हैं, इस 3 पार्ट को अच्छे से समझना है। पार्ट्स ऑफ टूथ में 3 टाइप ऑफ टूथ होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, क्राउन, नेक एंड रूट। अब सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका नाम रहता है क्राउन। क्राउन होता है, इट इज ए प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर। क्राउन जो होता है वो गम्स पे पाए जाने वाला एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्टिंग मतलब निकला हुआ। एक क्राउन होता है, इट इज ए प्रोजेक्टिंग पार्ट और स्ट्रक्चर, इट इज लाइज ऑन दी गम्स। गम्स के ऊपर या एबो, गम्स के ऊपर पाए जाने वाला एक जो प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। मेरी वॉइस जा रही सबको? यार बीच में कॉल आ जाते परेशान। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। चलिए फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपने कंटिन्यू टॉपिक पे जा रहा हूँ। इसमें टीथ जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्राउन, रूट एंड नेक। सबसे पहला जो पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं क्राउन। क्राउन होता है, इट इज ए प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर। ये निकला हुआ जो भाग होता है इसे हम क्राउन कहते हैं। क्राउन की खासियत ये रहती है कि गम्स के ऊपर पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, जिसके ऊपर हम ब्रशिंग करते हैं, जो व्हाइटिश कलर का दिखता है हमारे माउथ की या ओरल कैविटी के अंदर, उसी को क्राउन कहा जाता है। क्राउन इसलिए कहा जाता है जस्ट लाइक हेड ऑफ, जो रखा जाता है हेड के ऊपर क्राउन, उसी की तरह एक ताज जो बोलते हैं। ऐसा कैसे हमारे गम्स के ऊपर, क्योंकि जितनी भी ओरल कैविटी होती है वो होती है पिंकिश कलर की। ठीक है, और उसी के अंदर ये एक न्यू एक वेराइटी इसकी बहुत चेंज होती है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है। सेकंड, पूरी की पूरी ओरल कैविटी सॉफ्ट होती है। वो यही ओरल कैविटी में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब सबसे मजबूत, सबसे मतलब ताकतवर कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, वो भी प्रोजेक्ट करता हुआ।
इसलिए इसे क्राउन के सिमिलर माना जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। ठीक है, तो क्राउन होता है, इट इज ए प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट अबव द ग्रम्स। सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है, नेक को छोड़ दो तो डायरेक्ट आप रूट पे आ जाओ। पहले जो रूट होता है, इट इज ए हिडन स्ट्रक्चर, ए हिडन पार्ट ऑफ द टीथ। टीथ का वो हिडन पार्ट होता है या वो स्ट्रक्चर होता है, इट इज कवर्ड बाय गम्स, जो कि गम से क्या होता है, कवर्ड होता है। एंड इट इज एम्बेडेड ऑन द एल्वुलर प्रोसेस। एल्वुलर प्रोसेस, ये एल्वुलर जा होती है, आप जानते हो इसे एल्वुलर प्रोसेस है, जिसमें शॉकेट्स पाए जाते हैं, जिन्हें अपर एंड लोअर जा बोला जाता है। लोअर जा मैंडिबल से बना रहता है, अपर जा मैक्सिलर से बना रहता है। इनके बीच में पाए जाते हैं ये होल्स, जिन्हें हम शॉकेट्स कहते हैं। कल भी वर्ड आया, याद रखना, शॉकेट कहते हैं ना। ये जो शॉकेट्स होते हैं, इसी के अंदर टीथ पाए जाते हैं, इसी के अंदर टीथ पाए जाते हैं। और जब ये टीथ इसके अंदर फिक्स रहते थे, कवर्ड बाय गम्स, कवर्ड बाय गम्स, कवर्ड बाय गम्स, कवर्ड बाय गम्स। ये गम्स से क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। ठीक है, अब ये गम्स से जो कवर्ड रहते हैं, तो जो भाग या जो टीथ का वो पार्ट जो कि छुपा हुआ रहता है लेकिन बहुत ही मजबूती से अटैच रहता है एल्वुलर प्रोसेस में, उसी को कहा जाता है रूट। रूट में आप जानते हो ट्री की भी रूट कहाँ होती है, अर्थ के नीचे रहती है। जो इतने बड़े ट्री को क्या करती है, एयर में संभाल के रखती है। ऐसे कैसा टीथ भी जो रहता है, उसकी जो रूट होती है वो एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है, धसा हुआ और छुपा हुआ स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय गम से होता है, जो एल्वुलर प्रोसेस में पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया क्राउन, एक हो गया रूट। सेकंड, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं नेक। क्या कहते हैं उसे हम, नेक बोलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर नेक होता है। नेक होता है, इट इज लाइज इन बिटवीन द टू पार्ट, क्राउन एंड रूट। रूट और क्राउन के बीच में जो पाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है उसे नेक कहते हैं। नेक बनता है गम्स के एंडिंग स्ट्रक्चर से, जहाँ गम्स फिनिश हो जाते हैं, जहाँ गम्स फिनिश हो जाते हैं, जो गम्स पूरा कवर करके रखता है टीथ को, और जो एंडिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है नेक। कल अपन ने आप बताया था कि गम्स में दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक होता है अटैच पार्ट जिसे हम फिक्स्ड पार्ट कहते हैं, और एक होता है फ्री पार्ट जो एक हो गया क्राउन। ये तीन स्ट्रक्चर को पहले समझना है, उसी के बाद अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ पाएंगे। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, टीथ, पार्ट्स ऑफ टीथ या टूथ। पार्ट्स ऑफ टीथ या टूथ में होता है, जिस थ्री टाइप के होते हैं, क्राउन, रूट एंड नेक। क्राउन होता है प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि गम्स के ऊपर पाया जाता है, जो व्हाइटिश कलर का नेक डैश से दिखता है उसे हम क्राउन कहते हैं। रूट होता है, इट इज एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि एल्वुलर प्रोसेस के अंदर पाया जाता है, जो कि गम से कवर होता है। किससे कवर रहता है, गम से कवर, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट। रूट और क्राउन के बीच में जो स्ट्रक्चर एंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गम से घिरा हुआ रहता है उसे कहते हैं हम नेक कहते हैं। ऐसे मिला के ये पार्ट्स आपकी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद, अब जो जरूरी चीज आ जाती है कि ये तो पार्ट्स ऑफ टीथ था, अब ईच टीथ इट्स कंपोज्ड ऑफ विच स्ट्रक्चर। जितने भी जो टीथ होते हैं, ईच यानी प्रत्येक टीथ होते हैं, वो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर से बने हुए रहते हैं। तो हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ टीथ। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कंपोजिशन ऑफ टीथ, या उसे बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ। ये लिखा है नीचे जैसे हेडिंग में, डेवलपमेंट ऑफ टीथ, या उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ टीथ। कि टीथ कितने कंपोजिशन, कितने पार्ट्स, कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। तो टीथ होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी स्ट्रक्चर, मेनी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला जो स्ट्रक्चर आता है, अच्छे से सुनिएगा, सिर्फ नाम नाम पहले। पहला आता है जिसे हम कहते हैं पल्प केविटी। क्या बोलते हैं इससे, फर्स्ट पल्प केविटी, ये पहला स्ट्रक्चर होता है। सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है, जो दूसरा नाम होता है जिसे हम दूसरा सेकंड पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है पल्प के ऊपर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं डेंटाइन। ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर उसी डेंटाइन के ऊपर थर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं स्पेशली इनेमल। ये थर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके ऊपर पाया जाता है, ये वाला, इसे कहते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। थर्ड स्ट्रक्चर होता है ये वाला। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, इनेमल। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, वापस अपन डीप की बात करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो डीप में पाया जाता है उसे कहते हैं हम पल्प कैविटी। सेकंड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं
है सीमेंटम। क्या बोलते हैं जिसे कि हम सीमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम सीमेंटम। ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं सीमेंटम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है सीमेंटम के बाद, वो कहलाती है पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन। ये वाला फिफ्थ स्ट्रक्चर पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन, ये पिंक कलर का जो दिख रहा है जिससे गम्स फॉर्म होते हैं उसी को कहा जाता है पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन। ऐसे मिला के 5 स्ट्रक्चर होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं जिससे कि टूथ फॉर्म होता है, जिससे कि क्या बनता है? टूथ कंपोस्ट होता है, जिससे कि दांत बनते हैं, 5 टीथ फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब वो सॉरी 5 पार्ट से टीथ फॉर्म होता है। अब इस 5 को अलग अलग अपन को डिवाइड करके स्टडी करना है। बाकी के जो रहते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर सपोर्टिंग हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर सपोर्टिंग हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर नाम होता है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बाकी के जितने ये भी एक तरीके का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। गम्स होता है, गम्स टीथ का कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, पहला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसका नाम रहता है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रीन मैंने बड़ी की है, इसे कहते हैं पल्प कैविटी। पहला स्ट्रक्चर जो होता है जिसे कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी इट इज ए सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। टूथ का कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेंटर स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम पल्प कैविटी कहते हैं। पूरे टीथ में यही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, जो कि बिल्कुल टीथ के सेंटर में पाया जाता है। पल्प होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लूज फाइबर्स टिश्यू। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बना रहता है लूज फाइबर्स टिश्यू का। ये पूरा किसका बना रहता है? लूज फाइबर टिश्यू का। ये पूरा के पूरा किसका बना रहता है? लूज फाइबर्स टिश्यू का बना रहता है। साथ में इस लूज फाइबर टिश्यू के साथ में पाए जाते हैं सम कंटेंट्स। वो कंटेंट्स का अब नाम आपको याद रखना, उसे कहते हैं वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। इन्हीं कंटेंट्स को क्या बोला जाता है? वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक्स। इनका पर्टिकुलर नाम है एल्वेलर वेसल्स, एल्वेलर नर्व एंड लिम्फेटिक्स, जिसे सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड के नाम से आप जानते हो। ठीक है, तो आपको इसमें पर्टिकुलर किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है फर्स्ट हेडिंग की, पहले हेडिंग डाल के लिखना है कि कंपोजिशन ऑफ द टूथ, या लिखना डेवलपमेंट ऑफ द टूथ, फिर लिखना द टूथ इज डेवलप या कंपोज्ड ऑफ सम स्ट्रक्चर। फर्स्ट लिखना है पल्प, सेकंड लिखना है आपको डेंटाइन, थर्ड लिखना है आपको इनेमल, फोर्थ लिखना है आपको सीमेंटम, फिफ्थ लिखना है आपको पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन। फिर एक को डिस्क्राइब करना है। ये 5 मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट आ जाता है पल्प। पल्प क्या होता है? पल्प इज ए सेंट्रल स्ट्रक्चर। पहले तो आपको बताना पड़ा पल्प कहाँ पाया जाता है, तो इट इज लाइज इन दी सेंटर ऑफ द टीथ, या टूथ, टूथ के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू। ये कैसा होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ लूज फाइबर्स टिश्यू। एक लूज फाइबर टिश्यू से बना होता है, विथ कंटेन्स ऑफ नर्व्स, वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। इतना ऑल कंटेंट, जितने भी ये जो कंटेंट होते हैं, क्योंकि टीथ तो पूरा कवर्ड रहता है, टीथ तो ऊपर से पूरा कवर्ड रहता है, तो ये कंटेंट फिर आते जाते कहाँ से? तो ऑल कंटेंट इट इंटर और एग्जिट, इंटर इंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं बाय ए फोरामेन, इट इज कॉल्ड एपाइकल फोरामेन। ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये रूट में पाया जाने वाला एक छोटा सा फोरामेन होता है, छोटा सा छेद होता है, जो कि टीथ के रूट के अंदर पाया जाता है। उस टीथ के रूट के अंदर पाए जाने वाले फोरामेन को कहते हैं अपाइकल फोरामेन। तो लिखना है ऑल कंटेंट्स आर इंटर एग्जिट, ठीक है, इन द पल्प कैविटी बाय अपाइकल फोरामेन, बाय अ अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन से इन स्ट्रक्चर की एंट्री होती है और एग्जिट होती है। बस इसके बाद द पल्प इज कवर्ड बाय, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसमें दिया नहीं है, इस फिगर में नहीं दिया है, कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है। जो पल्प होता है इट इज कवर्ड बाय, अगर आप पल्प का ये पूरी लाइनिंग देखेंगे, ये जो लाइनिंग पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, मार्जिनल लाइन जिसे कहते हैं, ये मार्जिनल लाइन पे क्या पाए जाते हैं? मैं ब्लू से डॉटेड बना रहा हूँ, ऐसे डॉटेड पाए जाते हैं मार्जिन पे। मार्जिन पे अगर आपको ब्लू डॉट दिख रहे होंगे तो अच्छी बात है, कि थोड़ा मैं दूर करके भी दिखा रहा हूँ। ये मार्जिन पे ऐसे डॉटेड पाए जाते हैं। ये जो मार्जिन पे डॉटेड पाए जाते हैं, यही बहुत जरूरी पार्ट होता है। पल्प इज कवर्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। अगर आप इसे बड़े रूप में बताऊं तो ऐसे अगर पल्प कैविटी है, तो पल्प कैविटी के ऊपर मार्जिन के ऊपर ऐसे 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 डॉट पाए जाते हैं।
इस टाइप से, ये मार्जिन के ऊपर। ये जो डॉट्स होते हैं इन्हीं को कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। सेंटर में नहीं, मार्जिन पे कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। पर यही कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट होते ओडोंटोब्लास्ट सेल्स में। इसमें कन्वर्ट होते ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का मतलब होता है टीथ फॉर्मिंग सेल्स, जो टूथ बनाने में मदद करती है। इसे कहते हैं टीथ फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, यहीं से हमारे टीथ का डेवलपमेंट होता है। ये अंदर से जब ग्रो करता है तो बाहर से टीथ अपना शेप फॉर्म देता है, ये कहलाता है पल्प। तो पहला स्ट्रक्चर जो कंपोजिशन का होता है, डेवलपमेंट का होता है, उसे पल्प कहते हैं। यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सेकंड आता है डेंटाइन। डेंटाइन ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे आपके सामने एक लाइट येलो कलर से पूरा डिमार्केशन कर रहा है। ठीक है, पूरे टीथ में पल्प को कवर कर रहा है। तो डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन जो होता है, it is a second structure of the teeth and it is covered the pulp cavity। जो पल्प कैविटी को पूरा कवर करके रखता है, सेकंड स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। दिस डेंटाइन इट इज कंपोज्ड ऑफ, बहुत अच्छे से सुनना आप, दिस डेंटाइन इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्सिफाइड मटेरियल। ठीक है, कैल्सिफाइड मटेरियल मीन्स इट मीन्स कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम डेंटाइन कहते हैं, ये पूरा का पूरा पल्प कैविटी को कवर करके रखता है। सेकंड, ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्सिफाइड मटेरियल। ठीक है, कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम कहते हैं कैल्सिफाइड मटेरियल, इनसे मिलकर बना होता है। एंड इट इज लाइक अ बोन। ये बिल्कुल कैसा होता है? सेम प्रोपोर्शन ऑफ दी बोन की तरह ही पाए जाने वाला स्ट्रक्चर। जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, जो बोन्स बनती है वैसे वैसे ये भी बनता है। सेकंड, इट इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? पेनलेस, बिकॉज इट हैज नो ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। इसमें ना ही किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई पाई जाती है, ना ही नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप, ये शेप के लिए रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सेकंड स्ट्रक्चर जिसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन होता है पूरी पल्प कैविटी को कवर करने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेकंड, ये एक तरह का कैल्सिफाइड मटेरियल होता है। कैल्सिफाइड मटेरियल जो कि स्पेशली कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना होता है, जो कि बोन्स के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। इसमें ना ही किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई पाई जाती है, ना ही किसी प्रकार की नर्व सप्लाई पाई जाती है। ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर आता है इनेमल। ये अच्छा से सुनना, इनेमल। इनेमल जो होता है, ठीक है, इट इज ए प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। ये टीथ का एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज इजिली सीन इन द नेक्ड आई। नेक्ड आई से जिसको हम इजिली सीन करते हैं, इजिली देखते हैं, उसे हम कहते हैं इनेमल। इनेमल जिससे कि हम नेक्ड आई से बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्ड आई से बहुत आसानी से बिल्कुल हम रोज प्रॉपर उस पर ब्रशिंग करते हैं, उसे कहते हैं हम इनेमल। ये इनेमल होता है, इट इज अ हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। यही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे टीथ में। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द टीथ। टीथ में भी सबसे हार्डेस्ट होता है, इन ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी में भी सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट पाया जाता है। ठीक है, एंड दिस पार्ट इट इज आल्सो कंपोज्ड क्रिस्टलाइन प्रिज्म ऑफ कैल्शियम। ये भी कैल्शियम का ही बना होता है, लेकिन इसके जो कैल्शियम होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जस्ट लाइक डायमंड। ठीक है, इसके रूप में डायमंड, डायमंड की खासियत होती है कि जो कि ग्लास को कट कर देती है। डायमंड भी इट इज ए वेराइटी ऑफ ग्लास, ग्लास की ही वेराइटी होती है। ठीक है, लेकिन डायमंड की खासियत होती है कि डायमंड का जो शेप होता है वो ग्लास को क्या कर सकता है? कट कर सकता है। इतना शार्प पॉइंट, और छोटा सा डायमंड बड़े बड़े ग्लास को कट कर सकते हैं। ऐसा कैसा? ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम प्रिज्म होते हैं, डायमंड शेप्ड के प्रिज्म होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जुड़े होने का इतने ज्यादा हार्डेस्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जो दूसरी बोन से भी ज्यादा अपनी क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गनेस एंड हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये भी सेम लाइक अ डेंटाइन, ये भी डेंटाइन की तरह ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार की ना ही ब्लड सप्लाई पाई जाती है और ना ही नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, तो सेम क्या होगा? ये भी कैसा होता है? एक पेनलेस स्ट्रक्चर होता है। तो इसे कहते हैं हम इनेमल। और इनेमल कहाँ तक पाया जाता है? इट इज ए प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर अबव द गम्स। गम्स के जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, हार्डेस्ट। ये कहलाता है इनेमल। तो तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए, पल्प, डेंटाइन, इनेमल। चौथा आता है सीमेंटम। वर्ड्स पे ध्यान देना, सीमेंटम, सीमेंटम, सीमेंट की तरह। सीमेंटम होता है
It is also एम्बेडेड या हिडन पार्ट ऑफ द टीथ। टीथ का वो स्ट्रक्चर जो कि एम्बेडेड धसा हुआ या छुपा हुआ रहता है उसे हम सीमेंटम कहते हैं। एंड दिस पार्ट इट इज रिप्लेस टू इनेमल। इनेमल जब रिप्लेस होता है, ये इनेमल नीचे जाके जब रिप्लेस होता है स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमेंटम। क्या बोलते हैं उसे हम, सीमेंटम। सीमेंटम होता है इनेमल का ही रिप्लेसिंग पार्ट होता है, बट ये टीथ के नीचे हिडन या एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर गम से कवर रहता है। किससे कवर रहता है? गम से। मतलब खुद सीमेंटम किससे कवर रहता है? गम से। बट सीमेंटम कवर करता है डेंटाइन को। सीमेंटम किससे कवर करता है? डेंटाइन को। सीमेंटम किससे कवर करता है? डेंटाइन को। ठीक है। एंड इट इज सिमिलर टू दी डेंटाइन। ये भी बिल्कुल सिमिलर होता है डेंटाइन के। इसमें नहीं किसी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई पाई जाती, ना ही नर्व सप्लाई पाई जाती। ये भी किसका बना रहता है? कैल्शियम, ठीक है, मेटर्स का बना रहता है। ये भी किसका बना? कैल्शियम, क्योंकि इनेमल का रिप्लेसिंग होता है। इनेमल ही उसे रिप्लेस कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सीमेंटम। क्या बोलते हैं इसे हम? सीमेंटम। ठीक है। अब लास्ट स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है फिफ्थ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टीथ या कंपोजिशन ऑफ द टीथ, इसे कहते हैं पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे से सुना। इसमें थोड़ा डायग्राम अलग है, वरना ओल्ड बुक के हिसाब से देखें तो पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन में ये जो गम्स होते हैं, गम्स के बीच में यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है। इस टाइप का डायग्राम बना होगा, ऐसा डायग्राम होता है, उससे कहते हैं अपन पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन? तो पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन होती है कि it is a responsible for the holding of the teeth into the sockets of the jaw. पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन की खासियत ये रहती है जस्ट लाइक ए गम, जस्ट लाइक ए फेविकोल, जस्ट लाइक ए फेविक्विक। गम्स, फेविकोल या फेविक्विक की तरह ये काम करने वाला एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो टूथ को या टीथ को सॉकेट्स ऑफ द जा, जा में फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिससे जाव में क्या हो जाए, वो फिक्स हो जाए, जिसके कारण आपके टीथ वहां पे क्या कर सके, मूव ना कर सके, या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का लूजनेस, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार ऐसा ढीलापन या लूजनेस ना जाए कि आप खाना खाओ, पता चला टीथ भी बाहर आ गया आपका, है ना। पर ऐसा भी नहीं है कि जैसे ओल्ड एज में कहते हैं कि पूरे टीथ को रिमूव करवा के आर्टिफिशियल टीथ लगा लेते, ठीक है, जिससे खाना खाने के बाद बाहर रख देते, उनको वॉश कर देते, पानी करने डाल के रख देते ग्लास में, फिर सुबह उसको वापस लगा लेते। ऐसा नहीं होता है। परमानेंट टीथ मतलब परमानेंट होता है। जरा सा भी अगर केविटी लूज हो जाती तो टीथ क्या हो जाते, रिमूव हो जाते, परमानेंट, लाइफ लॉन्ग। ठीक है। तो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो होती है, दिस मेम्ब्रेन इट इज कवर्ड द सीमेंटम स्ट्रक्चर, सीमेंटम स्ट्रक्चर पूरा कवर करके रखते हैं, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द टूथ जो होता है इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ। उसी को कहा जाता है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है उसे? पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। एंड दिस मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कवर्ड द गम्स, और यही मेम्ब्रेन फिर आगे किससे कवर्ड रहती है? गम से रहती है। ऐसे मिला के आर स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ या डेवलपमेंट ऑफ द टीथ या कंपोजिशन ऑफ टीथ इज फिनिश। ठीक है। ये 5 स्ट्रक्चर आपके क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर फिनिश। कल मैंने गम्स का आपको हेडिंग थोड़ा सा बताया था, उसमें एक लाइन लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें जाते हैं एल्वोलर एपिकल फोरामेन आ जाता है। ये पूरा के पूरा क्या जाता है? एल्वेलर प्रोसेस, जिसे सॉकेट्स कहते हैं, सॉकेट्स ऑफ दी जाजू मैंडिबल और मैक्सिमा। बस ये आपको फिनिश हो जाता है पूरा के पूरा टीथ। अभी खत्म नहीं हुआ, कंपोजिशन खत्म हुआ, डेवलपमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट होता है इसी में इसका फंक्शन। अब टीथ का फंक्शन क्या है वो तो आप सब जानते हो, टीथ का फंक्शन क्या है, बट पर्टिकुलर टीथ का फंक्शन क्या है। 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन बॉडी या इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। एक का नाम है इंसिजर, एक का नाम है केनाइन, एक का नाम है प्रीमोलर, एक का नाम है मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसमें से 3 टाइप के टीथ होते हैं जिनका वर्क एक जैसा होता है, या 2 टाइप के टीथ होते हैं इनका वर्क डिफरेंट होता है, और 2 टाइप के टीथ का वर्क एक जैसा होता है। फर्स्ट आ जाता है इंसिजर। इंसिजर आपने सुना होगा, आपने भी किया होगा, आप करते भी होंगे। वो स्पेशली काम होता है कटिंग टीथ, ठीक है, कट करने का, जस्ट लाइक ए सीजर। जैसे सीजर्स होती हैं, जैसे कैंची होती है कि एक दूसरे के ऊपर आने को उसके बीच में कोई चीज आ जाती है तो कट कर देते हैं, ऐसे कैसे इंसिजर। बच्चे अधिकतर जब किसी को बाइट करते हैं, ठीक है,
तो अपने इंसिजर टीथ का यूज करते हैं। आप भी किसी को बाइट करते हो या किसी पे गुस्सा करते हो, दांत किटकाते हो, जस्ट लाइक केट की तरह, तो कैसे दांत को करते हो किटकिटाना, उसी को कहते हैं इंसिजर टीथ। उसी को क्या जाता है, कटिंग टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कटिंग टीथ कहा जाता है। सेकंड, इसी के बाद आता है कैनाइन टीथ, कैनाइन ड्रैकुला वाले, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। कैनाइन टीथ होता है स्पेशली होल्डिंग एंड टेयरिंग टीथ होता है। होल्ड करना, टेयरिंग करना। जब नॉनवेज खाते होंगे, यहाँ सबसे अच्छा है जो गन्ना खाता है, चाहे शुगर केन जो भी खाता है, तो उसको जो उसको रिमूव करने के लिए उसका ऊपर का पार्ट जो होती है, उसकी अपर सरफेस होती है, उसको रिमूव करने के लिए केनाइन टीथ का यूज किया जाता है। पहले इंसिजर से उसको थोड़ा सा बाइट किया जाता है, लूज किया जाता है, फिर केनाइन से उसे छील दिया जाता है, तो केनाइन टीथ। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर और मोलार। प्रीमोलर और मोलार दोनों का वर्क एक होता है जिसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं। ये जो लास्ट है, जब आप बोलस ऑफ द फूड जैसे माउथ के अंदर रखते हैं, तो उसे जो च्युइंग करते हैं वो प्रीमोलर और मोलार के बीच में होता है, जिसे हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। ये हो जाता है इसके फंक्शन। तो इंसिजर टीथ इट इज responsible for the cutting, canine teeth it is responsible for the holding and tearing, premolar and molar it is responsible for the grinding। ठीक है, ये कहलाते हैं टीथ के फंक्शन। बस इसमें इतना पढ़ना है। अब आगे ये टीथ यहाँ पे फिनिश हो जाता है ना, मतलब टीथ फिनिश यहाँ तक एग्जाम में लिखना है। इसके बाद इसके ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब अपन सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन इसके बीच में एक चैप्टर, एक टॉपिक और आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसे कहते हैं इरप्शन ऑफ द टीथ, इरप्शन। अब यहाँ पे इरप्शन का ये मतलब नहीं है, इरप्शन का एक मीनिंग होता है सड़ना, खराब होना, लेकिन यहाँ पे इरप्ट का मीनिंग होता है निकलना, बनना। ठीक है, टीथ जो होते हैं हमारी बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी में टू टाइप्स से होते हैं, मिल्क या डेसिडियस या परमानेंट। दोनों का क्या इरप्टिंग टाइम होता है। इरप्टिंग टाइम का मतलब होता है कौन सा टीथ कौन से मंथ में कब आता है, ये इसलिए स्टडी की जाती है। एग्जाम में कभी कभी क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि ये जो टीथ का जो होता है, ये जो इस चीज की स्टडी की जाती है, तो ये जब बेबी कभी आपकी क्लिनिक पे आता है और उसकी एज 1 ईयर हो जाती है, 10 मंथ हो जाती है, 11 कहते हैं कि देखिए सर इसके अभी तक दांत नहीं आए, तो आप में वो सोचना अरे इसके दांत नहीं आए तो उसको कोई डिफॉर्मिटी होगी, कोई प्रॉब्लम हो गया, यस नो, कोई प्रॉब्लम होगी डिफॉर्मिटी। लेकिन कभी कभी डिलेड डेंटेशन भी होते हैं, कभी कभी किसी किसी बेबी को, किसी बच्चे को लेट डेंटेशन होता है, फिर हमको उसकी हिस्ट्री लेना पड़ती है। ठीक है, हिस्ट्री में ये पता करना पड़ता है तो उसकी क्रोनिक हिस्ट्री क्या है, ये तो उसके बिहाफ पे तो पता होना चाहिए कि कौन सा टीथ कब आता है। पता चला 4 महीने का बच्चा आ गया और उसकी मम्मी बोले इसके दांत नहीं, तुम बोले हाँ नहीं आया, अच्छा ठीक है डिलेड डेंटेशन है, मेडिसिन का। 4 महीने में किसी के दांत नहीं आते, 6 महीने के बाद ही आते हैं ना, 6 मंथ के बाद। ये आप पता होना चाहिए कि डॉक्टर होगा, है ना, जोकर नहीं होगा ना, जोकर टाइप का काम नहीं करना, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो सबसे पहले अपन मिल्क टीथ की बात करते हैं। बुक में टेबल दी होगी, बुक में अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो टेबल के अंदर दोनों दिए होंगे, मिल्क टीथ की भी दी होगी, परमानेंट की भी। उसको सिर्फ एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, मिल्क टीथ होता है इट इज बिगिंस या इरप्ट ऑन द 6 मंथ ऑफ द एज। 6 महीने की उम्र से इसका टीथ का निकलना स्टार्ट होता है एंड इट इज कंप्लीट इरप्ट इन 2 years ऑफ द एज। और 2 साल में पूरे की पूरे 20 नंबर आप मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं। वर्ड्स पे ध्यान देना। मिल्क टीथ होते हैं जिसे डेसिडियस टीथ कहते हैं, जिसे दूध के दांत भी बोला जाता है। ये टीथ होते हैं, इसका जो इरप्टिंग टाइम रहता है, इसका बनने का या निकलने का जो समय रहता है वो रहता है 6 महीना। यहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, देन 2 years ऑफ दिस, 2 साल की उम्र तक ये निकलते रहते हैं, और 2 साल के बाद 2 से 2.5 साल के बीच में निकलना बंद कर देते हैं। ये टीथ परमानेंट परमानेंट 5 to 6 years तक रहते हैं, मतलब 5 से 6 साल की उम्र तक ये टीथ परमानेंट बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि निकल गए फिर टूट गए फिर नए आएंगे, नहीं, 5 से 6 साल तक या 6 साल तक तो मिनिमम इन बच्चों में ये टीथ पाए जाते हैं, जिसे कि हम मिल्क या डेसिडियस टीथ कहते हैं। अब इसका इरप्टिंग टाइम क्या रहता है, तो सबसे पहले जो टीथ आता है वो ध्यान से सुन लो, वो आता है 6 मंथ ऑफ द एज में। एक अप्रोक्सीमेट एज बोली गई है 6 मंथ। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है लोअर इंसिजर टीथ, जिसे सेंट्रल टीथ कहते हैं। लोअर इंसिजर मतलब अगर ये जाव मैंने बनाया, मेंडिबल जो मैंने सॉकेट्स बनाए, इन सॉकेट्स के अंदर देखेंगे तो ये बीच वाले जो दांत होते हैं नीचे के, कभी भी देखना बच्चों को सबसे पहले नीचे के दांत आते हैं, लोअर सेंट्रल इंसिजर, नीचे के 2 दांत आते हैं। उसके बाद 7th मंथ में जस्ट इसके ऊपर के 2 दांत आते हैं। इसका एक डायग्राम यहाँ पे आपको ये जैसे सबसे पहले आते, समझ लो ये तो ऊपर का है, लेकिन समझ लीजिए कि नीचे के पहले 2 दांत आते, फिर सेम इसके ऊपर के 2 दांत आते 7th मंथ में, फिर 8 to 9th मंथ में इसके साइड के 2 दांत, एक ये, दोनों अपर या लोअर पे कहीं से भी कोई भी आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं रहता है।
12 मंथ में 1 साल का हो जाए तो फर्स्ट मोलार आता है। फर्स्ट मोलार मतलब पीछे का, बीच का एक दांत, ये वाला आता है, सेंटर का बिल्कुल फर्स्ट मोलार। 1.5 साल की उम्र में केनाइन आने लग जाते हैं, वो भी नॉन वेजिटेरियन बन जाता है, ठीक है, पूरा की पूरा। उसके बाद 2 साल की उम्र में सेकंड मोलार आ जाता है, सेकंड मोलार आने लग जाता है। ऐसा मिलके पूरा की पूरा 6 मंथ से लगाकर 24 मंथ तक पूरे की पूरे 20 नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं मिल्क टीथ। इसके बाद ये 6 इयर्स ऑफ द एज तक रहते, भी धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 ये लूज होते हैं ऑटोमेटिक। लूज होने के बाद इसके नीचे से जो होता है वो परमानेंट टीथ इरप्ट होता है। जो परमानेंट टीथ इरप्ट होता है, परमानेंट मतलब बिल्कुल जो परमानेंट बन ही जाता है, वो टीथ होता है, वो स्टार्ट होता है 6 इयर्स ऑफ द एज, जो चलता है 25 इयर्स तक। मतलब 25 साल तक दांत आते रहते हैं ऐसे तो, ठीक है। ऐसा 17 से 17 ईयर्स तक पूरे आ जाते हैं, लेकिन 17 to 25 में एक टीथ आता है जो आप लोगों को अभी नहीं आया, जिस दिन आएगा ना उस दिन आप BHMS कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो 6 इयर्स में जो फर्स्ट टीथ आता है उसका नाम रहता है मोलार। पहला जो टीथ आता है वो कौन सा आता है, मोलार आता है। फिर 7th ईयर में मिडिल इंसिजर, वापस 8 इयर्स में लेटरल, 9 इयर्स में फर्स्ट प्रीमोलार, 10th में सेकंड प्रीमोलार, 11th में केनाइन, 12th में सेकंड मोलार। ऐसे मिलके पूरे 32 नंबर्स ऑफ टीथ आ जाते हैं। फिर जो लास्ट टीथ आता है जो 17 से 25 साल के बीच में आता है, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ आपने नाम सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से भी नाम सुना होगा, है ना। आप लोग तो घर में अभी सुन ही रहे होंगे, अकल नहीं है से, अकल कब आएगी है भगवान इसे अकल दे, ऐसे ऐसे कहावतें सुनने को मिलती होगी, कभी ना कभी तो सुनी होगी या मिली होगी आपको, है ना। इसे अकल दे दे थोड़ी सी, इसे अकल कब आएगी। तो जो अकल आएगी ना वो अकल तब आएगी जब आपके ये विजडम टीथ आएगा, क्योंकि विजडम टीथ का नाम ही होता है अकलदार, ठीक है। तो ये कहलाता है आप रीड करना है। तो समझ में आया आप लोगों को महानुभाव? सब लोग तो मैंने यस आपको सर। आया।